स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हो तमाम छोटी बड़ी खबर यूपी के बलिया से है, जहां घाघरा और गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने बताया कि घाघरा खतरे के निशान को पार कर गई है। इस समय बाढ़ क्षेत्र में सभी एसडीएम भ्रमण कर रहे हैं। एसडीएम सिकंदरपुर ने बताया कि पानी हर 16 घंटे में 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमारे पास लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाने के लिए 70 बड़ी नावें और 228 मझोली नावें लगाई गई हैं। कुल 384 गांव हैं जो नदियों से प्रभावित होते हैं। इसमें 61 बाढ़ चौकियां, 70 बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए हैं। बाढ़ में कर्मचारियों की ड्यूटी लग चुकी है। सभी को सक्रिय रहने का निर्देश दिया जा चुका है। बाढ़ में दबाव के लिए सीएमओ के स्तर पर कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से 2-2 बार मीटिंग भी की है और शासन से बार-बार मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जो राहत सामग्री व बचाव कार्य में कोई कोताही न हो। सरकार सभी को बचाने के लिए कटिबद्ध है। अभी कोई फसल की क्षति नहीं हुई है। अगर फसल क्षति होती है तो तत्काल लोगों तक पहुँचाया जाएगा। जैसा कि आप कह रहे हैं, ये सही है कि कल घाघरा नदी जो है डीएसपी हेड पर खतरे के निशान को छू गई थी और खतरे के ऊपर हैं इस समय। थोड़ा बाढ़ क्षेत्र में हमारे सभी एसडीएम भ्रमणरत हैं। एसडीएम सिकंदरपुर ने बताया कि साहब हमने तीनों जो हमारे सेंसिटिव जगह हैं, इसमें खरीद और कठौड़ा और एक जगह और कोई बताया उन्होंने, वहाँ हमने सुबह भ्रमण किया है। पानी चूँकि बढ़ रहा है इसलिए अभी खेत कट नहीं रहा है, लेकिन पानी बढ़ रहा है, बढ़ाव पे है। कल 16 घंटे में करीब 5 सेंटीमीटर बढ़ी है। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है। हमने जो है खाद्यान्न वितरण का टेंडर करा लिया है और जो हम लोग खाना उपलब्ध कराते हैं उसका भी टेंडर प्रक्रियाधीन है, वो भी 28 तक पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो है नाव में लोगों की मदद के लिए 70 बड़ी नावें हैं और 228 हमारी जो है मझोली नावें हैं। हमारे कुल जो है 384 गांव दोनों नदियों से प्रभावित होते हैं। इसमें हमने 61 बाढ़ चौकी, 70 बाढ़ शरणालय स्थापित किए हैं। बाढ़ चौकी के कर्मचारियों की ड्यूटी लग चुकी है और उन्हें जो है सक्रिय रहने का निर्देश दिया जा चुका है। बाढ़ में दवा के लिए सीएमओ साहब के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय ने सभी अधिकारियों की मीटिंग 2-2 बार कर ली है और शासन से भी बार-बार इसके संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। कहीं भी जो है राहत सामग्री बचाव में कोई कोताही न हो। सरकार सबको बचाने के लिए कटिबद्ध है। फसल इस समय नहीं है नदी के किनारे, जैसा कि एसडीएम ने सुबह बताया है। फसल की कोई क्षति अभी नहीं है, लेकिन उसमें सतर्क दृष्टि रखी जाती है। अगर फसल की क्षति होती है तो उसमें भी फसल अनुदान सरकार से मिलता है, जिसको तत्काल अपने पशुओं को पहुंचाया जाएगा। गंगाधाम से बाबाधाम का श्रावणी मेला इको मेडिको रिलीजियस टूरिज्म का प्रतीक पैदल कांवर यात्रा इस बार भी कोरोना की वजह से शायद नहीं होगा, लेकिन गंगाधाम के तीर्थ पुरोहित जीवनदायिनी गंगा मैया से आरजू और विनती कर रहे हैं कि हे गंगा मैया, अब जीवन संकट से उबारिए। गंगाधाम सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा किनारे पिछले कई दशकों से करोड़ों शिव भक्त बाबा धाम की पैदल कांवर यात्रा करते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के पहले और दूसरे लहर ने सब कुछ चौपट कर रख दिया है। तकरीबन 25,000 करोड़ के कारोबार पर पानी फेर दिया है। जीवन यापन पर संकट को झेलते तीर्थ पुरोहित हों या फिर श्रद्धालु, सबके सब शिवलिंग के स्पर्श पूजा से वंचित हैं। सरकार के कोरोना गाइडलाइन से इलाके की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। मानव रक्षार्थ सरकारी फैसला भी मजबूरी है, लेकिन जीवन यापन के संकट से उबरने के लिए उसी पतित पावनी गंगा किनारे पंडा समाज गंगा मैया से करबद्ध प्रार्थना भी कर रहे हैं। अगली बार से कोरोना भाग जाए, जैसे हम लोग हर साल सावनी मेला मनाते थे वैसे हर साल मनाते रहे जी, कि कोरोना जहाँ भी हो जैसा भी हो वो भाग जाए और हर साल जैसे हम लोग सावन का मेला मनाते थे अगले साल से भी इस साल से भी वैसे ही मनाते रहे। अब इसमें क्या बोल सकते हैं, लॉकडाउन है तो सबका स्थिति खराब है, तो
पंडा लोग का भी, बाबा लोग का भी स्थिति खराब ही होगा, लेकिन हो सके अगला साल से सब सही हो जाए। एक तरफ हिंसा में मारे गए मृतक के परिवार को प्रशासन मदद पहुंचाने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा मृतक का परिवार भुगत रहा है। वहीं नेता हो या प्रशासन आज भी अनदेखी का दंश झेल रहा है, लेकिन किसी ने भी कोई सुध नहीं ली। मामला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र का है, जहां 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बनियाडीह गांव में बीते वर्ष 29 जून 2020 को ठाकुर उराव नामक व्यक्तियों को अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें ठाकुर उराव का घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। वहीं ठाकुर उराव के मौत के बाद अब परिवार की हालत बद से बदतर हो गई है। कमाने वाले सिर्फ मृतक ठाकुर उराव के पिता ही बचे हैं, जिनकी उम्र लगभग 72 साल है। अब शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि कमाकर परिवार का भरण पोषण कर सकें। खुद की पत्नी, मृतक ठाकुर उराव की पत्नी एवं 2 बच्चों का पालन पोषण करना उस वृद्ध पिता के कंधों पर अब बोझ बन गया है। वहीं इस वृद्ध व्यक्ति के शरीर में इतनी जान भी नहीं है कि पूरे परिवार की देखभाल कर सकें। यह बता दें कि मृतक ठाकुर उराव के घर की स्थिति ऐसी है कि कभी खाना बनता है तो कभी भूखा पेट ही सोना पड़ता है। जिस दिन ठाकुर उराव के वृद्ध पिता कमाकर नहीं आए तो उस दिन पूरा परिवार को भूखा सोने पर मजबूर होना पड़ता है। बताया कि सिर्फ आश्वासन से ही पेट नहीं भरता, साहिब हम गरीब हैं, हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए, हम खाने के लिए मोहताज हैं साहिब। 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पीड़ित के परिजनों की सुध किसी ने नहीं ली है। हत्या वाले दिन तो बड़े बड़े साहिब लोग आए, बड़े बड़े सपने दिखाकर चले गए, पर 1 साल बीत जाने पर भी कोई नहीं आया। अगले साल मेरा पति को गोली मार दिया गया था। उसके बाद में वीडियो आए थे और बोले कि सब कुछ सुविधा दिलाएंगे, देंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। मेरा ससुर भी बूढ़े हैं, मेरा सास भी बुढ़िया है, अकेले हैं। मेरा 2 छोटा बच्चा है, बड़ा है आयुष, छोटा है गौतम, 5 साल का है। नहीं, सरकारी सुविधा हमको कोई चीज नहीं। उस गोली मारे थे उस टाइम में आए थे, उसके बाद में कोई नहीं। हाँ, उसी टाइम वीडियो आए थे। सरकारी सुविधा दिलाएंगे, दिन को तो हमको नहीं पता, लेकिन बोले थे कि दिलाएंगे। नागदा शहर के 71 वर्षीय मरीज पिछले 10 साल से डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे। तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ के कारण इनकी कोविड टेस्ट 13 जून को हुआ था, जो कि पॉजिटिव आया। चूंकि उम्र ज्यादा है, बीपी और शुगर भी है, इसलिए यह हाई रिस्क केस था और इनका अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक था। नागदा के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मदन सोडानी इनके फैमिली चिकित्सक हैं और इन्होंने मरीज को इंदौर न आकर नागदा में ही एडमिट होने की सलाह दी। मरीज का इलाज डॉक्टर संजीव कुमरावत और आईसीयू टीम डॉक्टर शोभना, डॉक्टर अरुणा एवं नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज स्वीटा एवं सोनम, बेंजीर, प्रमोद, तृप्ति, श्रद्धा, विजया, दिव्या, पूनम, पूजा और राकेश ने प्रारंभ किया। सीटी स्कैन में शुरुआती 15% संक्रमण था, इसलिए बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए। मरीज को शुगर थी, इसलिए स्टीरॉयड नहीं दिए गए। वहीं प्लेटलेट्स काउंट कम थे, इसलिए ब्लड पतला करने की दवाई नहीं दी गई। आज मरीज की फॉलो अप कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई और स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ, इसलिए आज मरीज को डिस्चार्ज किया गया। इस अवसर पर बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने मरीज को मास्क और दूरी और भीड़ में न जाने की सलाह दी। डॉक्टर सोडानी सर ने नागदा टीम की प्रशंसा की एवं बधाइयां दी। वहीं मरीज ने शासकीय कोविड अस्पताल को प्राइवेट अस्पताल से बेहतर बताया एवं सभी स्टाफ का आभार व्यक्त किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर संत समाज ने की प्रेस वार्ता। संत समाज की मांग, ट्रस्ट सामने आकर करे अपने आप को निर्दोष साबित या फिर सरकार मामले की कराए उच्च स्तरीय जांच। संत पवन शास्त्री का बयान, अयोध्या की गरिमा पर पहुंची है बहुत बड़ी ठेस। अयोध्या में की गई थी राम राज्य की परिकल्पना, अयोध्या में की गई थी भव्य राम मंदिर निर्माण की परिकल्पना। जिस निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होना है उसके ऊपर लगा आक्षेप। किसी सरकारी जांच की आवश्यकता नहीं, ट्रस्ट सामने आए, अपने आप को निर्दोष साबित करे। ट्रस्ट के सभी लोगों पर आरोप नहीं है। जिन सदस्यों व पदाधिकारियों पर आरोप हैं वे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपने पद का त्याग कर सकते हैं।
संत दिलीप दास का बयान, मामले की हो उच्च स्तरीय जांच, मामले की हो निष्पक्ष जांच। अयोध्या के संतों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। राम मंदिर निर्माण का नेतृत्व करने वालों पर लगाए गए हैं आरोप। भक्तों ने राम मंदिर बनाने के लिए दान दिया था, न कि प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री द्वारा मामले की हो उच्च स्तरीय जांच। अगर दोष सिद्ध होता है तो उनके ऊपर हो कार्यवाही। राष्ट्र का गौरव दांव पर नहीं लगाया जा सकता। अगर वह निर्दोष हैं तो आरोप लगाने वालों पर हो कार्यवाही। सीएम योगी की तरफ किया इशारा, कुछ अराजक तत्व आपसे जुड़े हैं जो आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। संत दिलीप दास ने कहा, भारत सीएम योगी की तरफ देख रहा है, हिंदुत्व का भविष्य। साथ में जुड़े जयचंद कर रहे हैं छवि को धूमिल। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को जानकारी नहीं, नृत्य गोपाल दास को नहीं दी जा रही तवज्जो। सदस्य दिनेंद्र दास को नहीं दी जाती तवज्जो। सदस्य अयोध्या राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप को नहीं दी जा रही तवज्जो। संत दिलीप दास ने उठाया सवाल, कौन है जो अयोध्या का बन रहा है नया विक्रमादित्य, बदल रहा है इतिहास। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को गहन करनी होगी समीक्षा। योगी सरकार की यूपी पुलिस एक्शन मोड में गैंगस्टर और भूमाफिया को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। योगी सरकार में लगातार हो रही भूमाफियाओं और गैंगस्टरों पर कार्यवाही के बाद आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी पुलिस प्रशासन द्वारा एक ऐसे गैंगस्टर पर कार्यवाही की गई जिसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। गुनाह की दुनिया में अलग ही रुतबा रखता था भूमाफिया विनोद शर्मा, लेकिन योगी सरकार में ऐसे किसी भी गैंगस्टर को बख्शा नहीं जा सकता है। आपको बता दें, आज न्यायालय के आदेश पर सहारनपुर पुलिस द्वारा सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के वसंत विहार के शातिर भूमाफिया व गैंगस्टर विनोद शर्मा व दिनेश शर्मा की 2 करोड़ से अधिक संपत्ति कुर्क कर बोर्ड लगा दिया गया है। इसके साथ ही भूमाफिया की BMW कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। संबंधित मामले में एसपी सिटी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित मामले में पुलिस अग्रिम वैधानिक कार्यवाही में जुटी है। सभी गैंगस्टर व भूमाफिया एक्ट में सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जाएगी। आज जनपद सहारनपुर में एक भूमाफिया और सातिर गैंगस्टर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उसकी करीब 2 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। एक सातिर अपराधी, एक सातिर भूमाफिया यहाँ का है विनोद शर्मा, और उसका एक भाई भी है। दोनों गैंगस्टर एक्टिविटीज से तमाम जमीनों पर कब्जा करना, जमीनों पे एक जमीन को 2-2, 3-3 लोगों को बैनामा करना और तमाम इस तरह की गतिविधियों से करोड़ों की संपत्ति उसने बना ली है। आज उसमें एक देवबंद में बस अड्डे के पास की इसकी जमीन, उसी तरह बड़गांव थाना के गांव में इसने एक ऑयल कंपनी खोली थी, उसको इसकी BMW कार, इसकी थाना सदर बाजार में 2 संपत्ति है जिसको खरीद कर इस पे मकान बनवाया था, उन सभी को कुर्क किया गया है डीएम साहब के आदेश से। इसमें गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत ये सारी संपत्ति कुर्क हुई है और इसकी अगर कीमत आप देखेंगे जो आज कुर्क की गई संपत्ति है उसकी 2 करोड़ से अधिक है। इन पर ऑलरेडी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा लिखा गया था, फिर इनकी संपत्तियों को चिन्हित किया गया और ये संपत्तियां पाई गई जिसको इन्होंने गैंगस्टर एक्टिविटीज से बनाई हुई थी, अर्जित की थी, और उनको सरकार ने जो डीएम साहब के आदेश से सरकार के लिए कुर्क की गई है। हाँ, इस तरह से और भी गैंगस्टर हैं, लगातार हम उन पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा लिखे हैं और उनकी अवैध संपत्तियों की उसमें हम पता कर रहे हैं और ऐसी जो भी गैंगस्टर एक्टिविटी से संपत्तियां वो बनाए हैं, अर्जित किए हैं, सभी को हम कुर्क करने की कार्रवाई लगातार जारी रखेंगे। प्रदेश में माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गाजीपुर पुलिस प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी व अनवर शहजाद और सरजील रजा पुत्र जमशेद रजा की ऑडी कार कुर्क किया गया। उक्त ऑडी कार की कीमत लगभग 31 लाख रुपए है। बुधवार को जिला प्रशासन ने सैयदबाड़ा मोहल्ला में स्थित IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के ससुराल पहुंची। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, अनवर शहजाद और सरजील रजा की ऑडी कार को कुर्क करने की कार्यवाही की है।
इस संबंध में सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेश पर मुनादी कराकर कुर्की की कार्यवाही की गई। कुर्ककार की 31 लाख कीमत है। कार्यवाही में सदर कोतवाली विमल मिश्रा, महिला थाना अध्यक्ष रेणु सहित बड़ी संख्या में पुलिस शामिल थे। मालूम हो इससे पहले भी प्रशासन मुख्तार अंसारी सहित उनके नाते रिश्तेदारों के साथ ही उनसे जुड़े काफी लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही कर चुकी है। बेमेतरा जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता साहू धरने पर बैठी, साथ में जिला पंचायत उपाध्यक्ष और भाजपा के सदस्य भी शामिल। कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे हैं सभी। जिला प्रशासन के विरोध में जमकर कर रहे हैं नारेबाजी। जिला कलेक्ट्रेट और जनपद सीईओ पर मनमानी का लगा रहे हैं आरोप। 15वें वित्त के राशि को खर्च न करने देने का है आरोप। जिला पंचायत के अधिकारों का हनन करने का भी लगा रहे हैं आरोप। हमको दिया नहीं जा रहा है, आज देंगे कल देंगे बोल रहे हैं, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। केंद्र की योजना है जो हम लोग के जिला पंचायत सदस्यों के लिए आई है, और राशि को हम लोग को बांटने ही नहीं दे रहे हैं लोग। इसीलिए हम लोग यहाँ हम जिला पंचायत सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी लोग कलेक्टर में आके यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हमारी 15 व्यक्ति की पैसा वो हम लोग को मिल सके, हम लोग वो पैसे को जनता के हर गाँव में विकास कर सके। इसलिए हम लोग यहाँ धरने में बैठे हैं रहे और हम अपने अधिकार में रहेंगे। बस कांग्रेस का बहुमत नहीं है और भाजपा का बहुमत है, भाजपा का अध्यक्ष है, भाजपा का सभापति है, जिला पंचायत में हमारा कब्जा है। इसलिए चौबे जी अपना वो निकाल रहे हैं, राजनीति द्वेष निकाल रहे हैं। ये ऐसा तानाशाही नहीं चलेगी, इसको याद रखना पड़ेगा उनको। सामान्य नहीं है, उनके क्षेत्र से भी 3 सदस्य जीत के आए हुए हैं, ऐसा बात थोड़ी है। आज जनता की पैसा देंगे, कोई सदस्य खाएंगे नहीं पैसा। गवर्नमेंट ने जारी किया है जिसको जिला पंचायत सदस्यों को बराबर बांटना था। छत्तीसगढ़ में 27 जिला पंचायत है, जिसमें 24 में तो कांग्रेस का है, वहाँ पट गया, कांग्रेस के सदस्य लोग बराबर बांट दिए। यहाँ बेमेतरा में चूँकि कलेक्टर साहब ने अपना अलग से कार्य योजना बना के कि भाजपा के सदस्य लोगों को नहीं मिलना चाहिए, तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए अधिकार के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और यहाँ बैठे हैं। इसमें रविंद्र चौबे जी खुद जनप्रतिनिधि होकर एक जनप्रतिनिधि का अपमान करा रहे हैं। ये कैसा जनप्रतिनिधि है, कैसा मंत्री जी है वो? यहाँ पिछले कलेक्टर को बोल के रखे थे कि पेंडिंग में डाल दो 15 वित्त की राशि। जनता देख रहा है मंत्री जी, आप पेंडिंग में डलवाओगे, आप समस्या में रहोगे। ऐसा नहीं है कि ये जनता का पैसा है, केंद्र का पैसा है, हमारा अधिकार है बांटने का। इस विषय के लिए हम लोग आज बैठे हैं, सारे सदस्य लोग हैं, अध्यक्ष जी है, सभापति महोदय हैं, और पूरे ऐसा नहीं है कि 14 सदस्य को नहीं दे रहे हैं, मतलब ये तानाशाही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।